हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकुंतला की दो जुड़वा बेटियां विन्नी और मिनी थे। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें अपनी शॉपिंग कर रही होती हैं कि तभी विन्नी स्टाफ बॉय से बोलती है, अरे भैया, कल मैं आपकी दुकान से टॉप लेकर गई थी, लेकिन इसमें छेद निकला। ये देखिए, अब मुझे दूसरा टॉप दीजिए। कहाँ है मैडम? मुझे तो कोई होल नहीं मिल रहा। अरे भैया देखिए ना, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? नहीं मैडम, इसमें तो मुझे कोई होल नजर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब जरूर दिखेगा। ये बोलकर विनी उस टॉप को और फाड़ देती है, जिस वजह से उस टॉप से अब स्टाफ बॉय की शक्ल साफ दिखती है। तभी विनी बोलती है, क्यों भैया जी, अब आपको दिखा या और फाड़ कर बताऊं? नो मैडम, आई विल चेंज। जल्दी करो। विनी वहाँ से अपना न्यू टॉप लेकर आगे बढ़ती है कि उसकी जुड़वा बहन मिनी उसके पास जाकर बोलती है, अरे यार, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आई नहीं तो फिर मैं ही आ गई। अरे यार कुछ नहीं, वो कल टॉप लाई थी ना जो खराब था, उसी को चेंज करवा रही थी। चेंज करने से मना कर रहा था, मैंने उसकी आंखों के सामने ही टॉप फाड़ दिया। फिर शक्ल देखने लगा मेरी, फिर समझ आ गया उसे। अच्छा, तो फिर किया उसने या नहीं? अरे अगर नहीं कर रहा था तो उस कपड़े को ही फाड़ कर उसके मुँह पे मार देती, पता चल जाता। पता है, मुझे ही नहीं बल्कि घर वालों को भी पता है कि तुझे कितनी तेज गुस्सा आता है। यार तेरा वेट करते करते ना मुझे भूख लगने लग गई है, चल कुछ खाते हैं। ओके चल। दोनों बहनें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती हैं। वहाँ जाकर वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खाना शुरू करती है। वो खाना खा ही रही होती है कि तभी रेस्टोरेंट में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का चेतन आता है और आकर उनके साइड वाले टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देखकर विनी को कुछ कुछ होने लगता है और वो मिनी से बोलती है, यार देखना कितना हैंडसम लड़का है। हाँ है तो क्या हुआ तुझे? यार मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बात करवा देना। मैं कैसे करवाऊँ? तुझे अच्छा लग रहा है, तू जाके बात कर प्लीज। यार तू मेरी बहन नहीं है, चल रुक कुछ करती हूँ। इसके बाद मिनी उस लड़के के पास जाती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। अब वो क्या है ना, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा है, शायद खो गया है। क्या आप एक बार अपना मोबाइल मुझे देंगे ताकि मैं कॉल करके पता कर सकूं कि मेरा फोन कहाँ पर है? जी जरूर। मिन्नी उसे फोन लेकर साइड में चली जाती है और विन्नी को फोन करती है और उससे बोलती है, ये ले उस लड़के का नंबर, मैंने तेरा आधा काम तो कर दिया, बाकी का तो खुद संभाल लियो। थैंक यू सो मच। फिर मिनी उस लड़के के पास जाकर उसका फोन वापस करती है और उससे बोलती है, थैंक यू सो मच। मेरा फोन एक पुलिस वाले को मिल गया था, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना फोन ले लेती हूँ। इट्स ओके। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। ओके मिस। मिनी उसके पास से चली जाती है। विनी के पास जाकर वो उससे बोलती है, अब चल जल्दी यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़के को कहा है कि मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है, अगर जल्दी नहीं गए तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है चल। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने घर आती हैं। घर आकर विनी मिनी से बोलती है, यार अब मैं उससे बात कर लूं या फिर नहीं? हाँ हाँ कर ले, पर उससे कहेगी क्या? मैं उससे यही कहूँगी कि उसकी वजह से मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। ठीक है। विनी चेतन को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो, Who's this? मैं वो लड़की जिसका फोन खो गया था। ओह आप हैं, आपका फोन मिल गया? जी वो भी बस आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। बस भी कीजिए, अब कितना थैंक यू बोलेंगी आप? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। विनी उसके साथ कुछ देर तक फोन पर बातें करने लगती है और उसके 2 दिन बाद चेतन मार्केट में फिर से विनी को देखता है और जब विनी उसे देखती है तो मन में एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन मिनी के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देती है। जिसके कुछ दिन बाद दोनों बहनें ड्रेसेस चेंज कर करके उसे कंफ्यूज करने में लग जाती हैं। पहले तो विनी उसे मिलकर हेलो करती और जैसे ही वो आंखें बंद करता, विनी उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाती और थोड़े आगे जाकर वो मिनी से मिलता जो विनी बनी हुई थी और वो उसे आंख मारती, लेकिन वो शर्मा के आगे चला जाता। ऐसे ही करीब उसके साथ 4-5 बार होता है और विनी मिनी मिलकर उसे कंफ्यूज कर देती है। आगे जाकर वो खुद से बोलता है,
ये क्या हो गया है मुझे? बार बार वो फोन मांगने वाली लड़की मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मन की अच्छी है, क्यूट है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एक कार सामने से आती है और विनी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बचा लेती है, जिसके बाद वो चेतन के गले लगती है और बोलती है, आप ठीक तो है ना? अरे ऐसे रोड के बीचों बीच खड़े होके भला कौन ख्यालों में खोता है? कार का हॉर्न तक नहीं सुनाई दिया आपको? आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या मतलब? I mean, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बचा लिया, थैंक्स। वैसे क्या मैं आपका नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? ओए होए, मजे आ गए। लगता है मेरा जादू चल गया इस पे। हाय मारी जावा। लगता है आप अपना नाम नहीं बताना चाहती मुझे। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मेरा नाम विनी है। वो मैं कुछ सोचने लगी थी। और आपका नाम? जी मेरा नाम चेतन है एंड आई लव योर नेम। एंड आई लव यू टू। चेतन, क्या आप मेरे साथ कॉफी पर चलेंगे? इसी बहाने हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। या श्योर, चलिए। जाते वक्त विन्नी मुड़कर अपनी बहन मिनी को आंख मारती है और चुपके से बाय करके चेतन के साथ चली जाती है। दोनों कैफे में जाते हैं, जहां चेतन और विनी एक दूसरे से बातें करते करते काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दिन चेतन विनी को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो अपनी बहन मिनी को कॉल करके बताती है, मिनी मिनी मिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिस दिन का मुझे इतने टाइम से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया यार। अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? मिनी, तेरा प्लान, आई मीन टू से, जो हमने मिलके साजिश की थी ना यार, वो रंग लाई। चेतन को मुझसे प्यार हो गया और आज फाइनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। बेटा प्लान तो मेरा ही था, सक्सेसफुल तो होना ही था। चल अब मैं भी उससे मिल लेती हूँ। नहीं नहीं रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले मैं अपना आइडिया फॉलो करूंगी, फिर मिलूंगी चेतन से। क्यों? फिर कब मिलेगी? तुम दोनों शादी करो, उसी रात एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करूंगी। तूने उसे अभी तक बताया तो नहीं है ना कि तेरी कोई जुड़वा बहन भी है? नहीं? फिर ठीक है। वक्त बीतता जाता है। वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। घर में शादी की तैयारियां चलने लगती है। दोनों बड़े ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी संपन्न होने के बाद चेतन अपने कमरे में जाने लगता है। वो अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कमरे के अंदर जाने से पहले वो खुद से बोलता है, यार आज तो मजा ही आ जाएगा। एक तो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुझे और ऊपर से तुझे इतना प्यार भी करती है। चल अब अंदर चलता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। चेतन कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर एक नहीं बल्कि 2 दुल्हन बैठी हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है और अपने आप से बोलता है, यार मैंने तो एक ही लड़की से शादी की थी, फिर यहाँ 2 दुल्हन कैसे बैठी हुई है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेतन 2 दुल्हनों को एक साथ देखकर परेशान हो जाता है, पर फिर भी उसे अपनी पत्नी को पहचानना ही था, तो वो उन दोनों से बोलता है, आप दोनों कौन हैं? हम आपकी धर्म पत्नी है। हम? ये हम का मतलब क्या है? अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाओ। जी देखिए, हमारे यहाँ पति पत्नी का घूंघट उठाता है, हम खुद नहीं उठा सकते। हे भगवान, क्या करूँ मैं? वो दोनों चेतन की बात नहीं मानती, तो परेशान होकर खुद चेतन उनके घूंघट को उठाने लगता है। पहले वो विनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर बोलता है, अच्छा हुआ कि पहली बार में ही तुम मुझे मिल गई, पर ये दूसरी वाली कौन है? आप खुद ही देख लीजिए। चेतन फिर मिनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर वो बोलता है, तुम 2 कैसे हो सकती हो? इतना कहकर चेतन बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद विनी मिनी से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, इस तरह का प्लान मत बना। इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, चिंता मत कर, ये बस बेहोश हो गए हैं। मैं अभी इन्हें पानी पिलाती हूँ, ये बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। मिनी चेतन के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़कती है और ऐसा करने से चेतन होश में आता है, जिसके बाद वो उसे पानी पिलाती है और उसे सारी सच्चाई से रूबरू कराती है। चेतन मिनी से पूछता है, तो तुमने मुझे अभी तक इस बारे में बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हमें आपको वो बनाना था। वो क्या? उल्लू। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? मेरी सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी, पर अभी भी बाकी है ये हसीन रात। तो मिनी जी, आप और कष्ट नहीं देना चाहती तो हम तोता मैना को अकेला छोड़ दीजिए। जी 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 जीजा जी,
और इस तरह दोनों बहनों की प्यारी प्यारी साजिशों के बाद वो डोर को बंद करता है और विनी को अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रमेश अपनी माँ ललिता से बहुत प्यार करता था और वो कभी भी अपनी माँ की बातों को नहीं टालता। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड विनीता के बारे में ललिता को बताता है तो ललिता उसे नापसंद करती है और उसे भूल जाने को कहती है, जिस पर रमेश अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ आप क्यों नहीं मानती? विनीता मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ विनीता से ही। तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, देखती हूँ कब तक मेरी नहीं सुनता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो तू अपनी माँ के लिए उस लड़की को भूल नहीं सकता क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ? तुम्हारे बाद अगर किसी को चाहता हूँ तो वो विनीता ही है माँ, और कोई नहीं। तूने तो मेरा सिर ही शर्म से झुका दिया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने तेरे लिए, कितनी आस लगाई थी कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानेगा, लेकिन तू सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी माँ को नकार रहा है। माँ मैं आपको कैसे समझाऊँ? जब तक तू मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मानेगा ना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि मैं विनीता को भूल जाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन आप मरने की बात दोबारा मत करना। इतना बोलकर रमेश घर से बाहर जाता है और विनीता को कॉल करके उसे एक पार्क में बुलाता है। थोड़ी देर बाद विनीता पार्क में आती है और वो उसे पीछे से हक करते हुए बोलती है, लो मैं आ गई जानू, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रमेश उसके हाथों को अपने बदन से हटाते हुए उसे पीछे करता है और अपनी माँ के बीच हुए झगड़े के बारे में बताता है। रमेश की बातें सुनकर विनीता रोने लगती है और उसे बोलती है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ नजर आती है और मेरे प्यार का क्या, ये सब मजाक था तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ विनीता, अपनी माँ से और तुमसे बराबर का प्यार करता हूँ। वो कभी नहीं कहेंगी कि हम दोनों एक हो जाएं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या तुम अपनी माँ को मना नहीं सकते? तुम्हें क्या लगता है विनीता, मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन माँ ने मुझे अपनी जान का वास्ता दिया है और ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ और उनका वास्ता मुबारक हो रमेश, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रमेश को बहुत दुख होता है और थोड़ी देर बाद वो उदास होकर पार्क से अपने घर चले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह ललिता उसे अपनी सहेली की बेटी नीलू की फोटो दिखाते हुए बोलती है, लड़की कैसी है बेटा? माँ मुझे पसंद नहीं, और अभी ये आप बातें मुझसे ना ही करो। क्या खराबी है लड़की में, और क्यों ना करूँ मैं बात इस बारे में? माँ अभी मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहता। तू मुझे मना कर रहा है? आप जो समझो माँ। मुझे तेरा यूँ मनमानी करना पसंद नहीं है बेटा। लड़की सुंदर है और अच्छे घर से है, और तो और उसके माँ बाप दहेज में मोटी रकम दे रहे हैं, तो मौका हाथ से मत जाने दे। माँ आप मुझे बेचना चाहती हो सिर्फ दहेज के चक्कर में? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है आपका? तू मुझसे प्यार नहीं करता ना, हमेशा मेरी बातों पे गुस्सा करता रहता है, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी फिर देखूंगी तू किस पे अपना रौब दिखाता है। आप चुप हो जाओ और ये मरने मारने की बात मेरे सामने मत करना दोबारा। तो फिर शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ, मैं राजी हूँ। ललिता इतना बोलकर पंडित के पास चली जाती है और कुंडली मिलवाकर दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती है। थोड़े दिन बाद रमेश और नीलू की शादी होने पर ललिता फूले नहीं समाती और शादी की अगली सुबह नीलू की पहली रसोई होती है। इसीलिए ललिता नीलू को उसके कमरे में बुलाने जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू, बहू अभी तक सो रही हो? ओहो, या सुबह सुबह कौन चिल्लाने लग गया, मेरी सारी नींद खराब कर दी। ओ मेरी प्यारी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो अपने शुभ हाथों से मेरी रसोई को भी शुभ कर दे। ओहो मैडम ललिता, मेरा मतलब मेरी सासू माँ, मेरे तक होनी हो गया चूल्हा चौका, आप जाके बना ले, और हाँ मेरे लिए भी बना के लिए ये दहेज नुआ ना लेके आ रही है अपनी गेल में। बहू तुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो रस्म है। मेरी बात है ना, कान खोल के सुन लो, अखाड़े की पहलवान हूँ मैं, कोई रोटी सोटी पोन वाली लुगाई को नहीं। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी आपने, ये तो पंच मारकर मेरा मुंह सुझा देगी, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। हाय रे मेरी किस्मत। ललिता ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और रमेश को बताती है। इसी के साथ उसकी शिकायत करने पर
वो नीलू को डांटते हुए बोलता है। तुमने माँ की बात क्यों नहीं सुनी? इब के हो गया? क्यों नहीं सुनती तुम माँ की बातें? तेरी माँ मने ना रोटी पोण खातर बुलावे है। मेरे तक को नहीं होवे या चूल्हा चौका और घर का काम। आप बनाओ और आप खाओ और हाँ मने भी खिला दो। तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? कोई अपनी सास और पति से ऐसे बात करता है? हेलो जी, कर लो बात। अब आपने मेरी भाषा से भी दिक्कत है। मैं धन्य हुए बोलिया करूँ और आप कौन से प्रधानमंत्री लाग रहे हो जो आपको इज्जत दूं? नीलू का ये रवैया देखकर रमेश और ललिता तंग हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन नीलू की अकड़ एक दिन का भी कम नहीं होती, बल्कि अब वो उन दोनों पर हुक्म चलाती। एक सुबह ललिता किचन में काम कर रही होती है और नीलू डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बोलती है। ए बुढ़िया, कित मरगी रोटी दे दे मने। हाँ हाँ, बाप का होटल खुला है, अभी लाती हूँ बहू। ललिता उसे खाना देते हुए खाने के स्वाद के बारे में पूछती है। कैसा बना है खाना? या बुढ़ी, मैं घी ता गाल दे, तने बेरा कोनी, बिना घी के मैं रोटी न खाऊं। लाती हूँ बहू, लाती हूँ। रमेश ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था और वो ये सब बातें अपने फ्रेंड धीरू को बताता है। वो सारी बातें सुनकर नीलू से तलाक लेने की सलाह देता है। उसे अपने फ्रेंड की बात सही लगती है, जिसके बाद वो घर आकर ललिता को तलाक लेने के बारे में बताता है। ललिता को उसका सुझाव नीलू से छुटकारा पाने के लिए सही लगता है। नीलू शाम को टीवी पर रेसलिंग मैच देख रही होती है। तभी रमेश उसके पास आकर उन दोनों के बीच तलाक के बारे में बात करते हुए बोलता है। नीलू, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या बोला तू? ये हुई ना मर्दा वाली बात। ले ले तलाक, मने कोई दिक्कत कोनी। जब दहेज लेने की मारी था तेरी माँ बड़ी बड़ी बातें करे थी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। इब क्या होया? मेरे ते ना होता या चूल्हा चौका मैंने पहले बताया था। दहेज देके मैंने तुम दोनों माँ बेटा ने खरीद लिया था। मैंने लॉयर से बात कर ली है, तुम कल कोर्ट आकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। तू टेंशन को नहीं ले, तलाक तो तना मैं काली दे दूंगी, पर मेरी बात है ना, याद रखिए, ईब अपने घर में ना कोई गरीब घर की लड़की लाइए और उसने खुश रखिए, समझ गया? दहेज के पीछे अपना ईमान को नहीं बेचते। अगले दिन कोर्ट जाकर कागजी कार्यवाही करके उनका तलाक हो जाता है और दोनों अब अलग रहने लगते हैं। रमेश और ललिता सारी बात समझ चुके थे। रमेश ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए उसकी सभी सही और गलत इच्छाओं को माना, लेकिन उसे अब पता चल चुका था कि अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ के खुद लेने चाहिए। ललिता के लालच का शिकार वो खुद ही बन गई थी, जिससे वो ऐसी गलती दोबारा ना करने की सीख लेती है और फिर कभी अपनी मर्जी अपने बेटे पर नहीं थोपती। जूही वैसे तो बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन वो अपने छोटे बालों के ना बढ़ने से बहुत परेशान थी। वो अपने बालों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती, लेकिन फिर भी उसके बाल कंधों से ज्यादा लंबे कभी नहीं होते। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज में एक लंबे बालों वाली लड़की को अपने पास से गुजरता देखकर अपनी दोस्त तान्या से बोलती है। यार तान्या, इन लड़कियों के बाल इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? मेरे तो हद मार के कंधे तक ही बढ़ते हैं। अरे तो क्या हुआ, जब देखो तब तू अपने बस छोटे बालों का रोना लेकर बैठ जाती है। अरे इतने भी बहुत है यार, किसी किसी के तो इतने भी नहीं होते। अरे यार, जितने हैं वो भी ना के बराबर ही है। मुझे भी ना इन लड़कियों की तरह लंबे बाल चाहिए। शायद भगवान ने तुझे लंबे बाल इसलिए नहीं दिए क्योंकि उन्हें भी पता था तो उनका भी हाल इन चिंदी बालों की तरह ही कर लेगी। यार, अब तो मेरी दोस्त होकर मेरा ऐसे मजाक बनाएगी, ऐसे बोलेगी मुझे। ये नहीं कि अपने दोस्त को कोई आइडिया दे दूं बाल लंबे करने का। अब इस जन्म में तो तेरे बाल लंबे होने से रहे, तो फालतू का सोचना बंद कर और जितने बाल है ना उन्हीं की केयर कर ले अच्छे से। अच्छे से जानती हूँ मैं, तू चाहती ही नहीं है कि मेरे बाल लंबे हो जाए, मैं अच्छी दिखूं। अरे यार जूही, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना। चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए मैं तुझे वड़ा पाव खिलाती हूँ। इतना बोलकर दोनों वहाँ से वड़ा पाव खाने चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जूही हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ देविका आकर बोलती है, अब तो इस मरजाने फोन को साइड में रख, समझी, और मेरे साथ बाहर चल, कुछ शॉपिंग करनी है। अरे इस टाइम कौन सी शॉपिंग करनी है आपको? मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी। चल रही है या आप 2-4 सुनाऊं तब चलेगी मेरे साथ? हाँ चल रही हूँ, तैयार होके आ रही हूँ अभी। इतना कहकर जूही अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद में
तैयार होकर अपनी माँ देवकी के साथ में मार्केट जाती है, जहाँ वो दोनों बाजार में चीजें देख ही रही थी। तभी जूही की नजर एक विग की शॉप पर जाती है, जहाँ वो बहुत सारी और तरह तरह के नकली बालों की विग देखती है और अपनी माँ को साड़ी खरीदते देखकर वो चुपके से वहाँ से खिसक जाती है। जिसके बाद में वो उस विग की शॉप पर पहुँचती है, जहाँ लंबे बालों वाली विग को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो उनमें से एक काले और घने बालों वाली विग को खरीद लेती है। घर आकर उसे अपने सर पर लगाकर देखती है और खुद से बोलती है, वाओ जूही, ये विग कितनी रियल लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे खुद के बाल हैं। अब तो मैं हमेशा ऐसे ही विग पहनकर बाहर जाऊंगी, फिर देखती हूँ लोग कैसे मेरी तारीफ नहीं करते। इतना कहकर वो विग उतारकर अपने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में रख देती है और कुछ दिन बाद में उस विग को लगाकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड तान्या उसके लंबे बालों को देखकर हैरान रह जाती है और उससे बोलती है, यार जूही, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तेरे ही बाल है ना, इतने घने और लंबे? क्यों, चौंक गई ना मेरे बालों को देखकर? अरे ये मेरे नए शैम्पू का कमाल है, जिसने कुछ ही दिनों में मेरे बाल इतने सुंदर कर दिए और लंबे हो गए। सच में यार, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तेरे बालों को टच कर सकती हूँ क्या? इतना बोलकर तान्या अपने हाथों को जूही के बालों की तरफ बढ़ाने ही लगती है कि तभी जूही एकदम से उसका हाथ झटक कर बोलती है, क्या यार तू भी, क्लास का टाइम हो रहा है, चल वरना लेट हो जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जूही मार्केट जाकर अलग अलग टाइप की विग की शॉपिंग किया करती। एक दिन जूही शॉपिंग करके घर आती है, जहाँ उसकी माँ देवकी उसके लंबे बाल और हाथों में शॉपिंग बैग देखकर बोलती है, ये तेरे बालों में चमत्कार कैसे हो गया? क्या लेकर आई है अपने साथ? देवकी के पूछने पर जूही उसे सब बता देती है और बैग से सारी विग निकालकर उसके सामने रखकर बोलती है, माँ, मैं अपने बालों के ना बढ़ने के प्रॉब्लम से इतना परेशान थी कि मैंने विग लगा ली। अब इससे मेरी सारी प्रॉब्लम उड़नछू हो गई है। तू भी ना पागल है। ये विग 4 दिन की चांदनी है, दिखावा करने के लिए। असल में तेरे बाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देवकी की कही बातों का जूही पर कोई असर नहीं होता और वो ऐसे ही अलग अलग स्टाइल की विग, जैसे कभी कर्ली, कभी क्रम्पिंग तो कभी सीधे बालों की विग को पहनकर कॉलेज जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसके कर्ली बालों को देखकर हितेश नाम का एक लड़का उसे बोलता है, उफ, आपकी ये रेशमी जुल्फें कसम से कहर ढा रही हैं। ध्यान से, कहीं इस कहर से तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हेलो, मैं हितेश हूँ, तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, इतना तो जानती ही होंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम इस टाइम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। अरे डरो मत, मजाक कर रही थी। वैसे अच्छा लगा तुमसे बात करके। इतना कहकर वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और दूसरी तरफ जूही ऐसे ही अलग अलग स्टाइल और कलर की विग की शॉपिंग किया करती, जिससे उसके पास ढेर सारी विग हो जाती है। एक दिन जब एक और नए स्टाइल की विग की शॉपिंग करके वो घर आती है, तो उसकी माँ गुस्से में बोलती है, अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया ना? जब देखो तो बाहर जाके नकली बाल ले आती है खरीद के। घर में इतना सारा ढेर लगा दिया है तूने नकली बालों का, अब तो खरीदना बंद कर दे। माँ, आपको तो फैशन की समझ ही नहीं है। मैं इसीलिए अलग अलग विग लेकर आई हूँ ताकि मैं जब भी कॉलेज जाऊँ सबकी नजर मुझ पर टिकी रहे। अरे इतनी सारी विग तो है तेरे पास, अब क्या शॉपिंग करके घर में दुकान खोलनी है तुझे? देख जूही, फालतू में इन चीजों पे पैसे बर्बाद करना छोड़ दे। अपनी माँ की बातें सुनकर वो अपने कमरे में चली जाती है, पर फिर भी जूही विग की शॉपिंग करना नहीं छोड़ती। एक दिन जूही ब्लू कलर के बालों की विग लगाकर कॉलेज जाती है, तो उसकी दोस्त तान्या बोलती है, यार जूही, मुझे एक बात बता, तू रोज एक नया हेयर स्टाइल कर कर आती है और आज तो तूने अपने बाल भी कलर करवा लिए। इन सब में तेरे बाल डैमेज नहीं होते क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इनकी बहुत केयर करती हूँ। लेकिन तू कुछ उल्टा सीधा ट्राई करने के बारे में मत सोचियो, वरना तेरे ये जो 4 बाल है ना, ये बिगड़ जाएंगे। ये सब सुनकर तान्या को बहुत गुस्सा आता है और
और वो खुद से बोलती है। बड़ी आई मेरे बालों की बुराई करने वाली, अपने वो दिन भूल गई शायद जब इन छोटे से बालों के लिए रोया करती थी। हो ना हो कोई बात तो जरूर है, वरना इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए। इतने में ही वहाँ हितेश आता है और जूही से बोलता है। वाह जूही, कलर कराने के बाद तुम्हारे बाल तो और भी सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। सच में हितेश, बताओ ना क्या लाए हो मेरे लिए? जूही के पूछने पर हितेश अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है तो उसमें एक खूबसूरत सी हेयर पिन थी, जिसे अपने हाथ में लेकर वो बोलता है। तुम्हारे बालों को देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था और इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैं ये हेयर पिन लाया हूँ। लाओ मैं तुम्हारे बालों में इसे लगा दूं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लाओ मैं खुद से लगा लेती हूँ। अरे जूही, हितेश इतने प्यार से लाया है तुम्हारे लिए तोहफा, उसका दिल तो मत तोड़ो। अच्छा चलो, मैं ही ये पिन लगा देती हूँ और बहुत ध्यान से लगाऊंगी, तुम चिंता मत करना। जूही के मना करने के बाद भी तान्या उसके बालों में पिन लगाने लगती है और पिन लगाते लगाते वो जानबूझकर उसके बालों को जोर से खींच देती है, जिससे उसके ब्लू कलर की विग जूही के सर से उतरकर तान्या के हाथ में आ जाती है। ये देखकर हितेश और तान्या दोनों हैरान हो जाते हैं और तान्या बोलती है। OMG, ये तो विग थी जिसके सहारे तुम इतना उड़ रही थी। तभी तो मैं कहूँ तुम्हारे ये चिंदी से बाल इतने बड़े कैसे हो गए। इसका मतलब तुम्हारे बाल कभी इतने अच्छे थे ही नहीं, और उस दिन जो मैंने देखा वो भी बस एक विग थी। तो यानी कि तुम बस ये विग लगाकर दिखावा कर रही थी। तो और क्या करती मैं? सब मेरे बालों का मजाक बनाते थे, लेकिन जब से मैंने विग पहनना शुरू किया सब मेरी तारीफें करने लग गए, इसीलिए मैं इसे हमेशा पहनने लगी। पर क्या फायदा, ये विग तो बस एक दिखावा ही था ना, और दिखावा हमेशा के लिए नहीं होता जूही। उसके नकली बालों का राज सबके सामने आने के बाद जूही बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगती है, जिसके बाद वो विग की शॉपिंग करना बंद कर देती है। पार्वती एक बूढ़ी, समझदार और गुणवान औरत थी। वो अपने घर का सारा काम करती। उसके घर में उसका पति शिव, बेटा मोहन और बहू राधा रहते थे। सभी घर वाले अपनी लाइफ में इतने व्यस्त थे कि कोई पार्वती का ध्यान ही नहीं रखता था। घर में उसकी जगह किसी बेकार पड़े सामान से ज्यादा नहीं थी। अगर उससे किसी काम में कोई गलती हो जाती तो सब उसे खरी खोटी सुनाने लगते। ऐसे ही एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं और खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। पार्वती, पार्वती! जी जी हाँ बोलिए। मुझे नमक खिला खिला कर मारना चाहती हो? क्या नमक ज्यादा हो गया? माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में ज्यादा गिर गया होगा। आप रुक जाइए, मैं अभी तुरंत कुछ और बना कर ले आती हूँ, ठीक है? अरे बस बस रहने दीजिए, हमें नहीं खाना कुछ भी। वैसे भी हमें ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं हम। आपको तो काम की वैल्यू पता नहीं, आप तो ठहरी अंगूठा छाप। कम से कम हमारा टाइम तो मत खराब करो। अरे नहीं बेटा, बस 2 मिनट, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ, रुक जा। बस माँ, हम जा रहे हैं, ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। चलो राधा। ये सब देखकर पार्वती को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लग जाती है और सीधा भगवान के मंदिर में बैठकर उनसे सब ठीक होने की प्रार्थना करने लग जाती है कि तभी वहाँ उसका पोता श्रवण फौरन से पढ़ाई पूरी कर लौटता है और अपनी दादी को इस तरह रोते और दुखी देख पूछता है। दादी, अरे दादी, अरे कहाँ हैं आप? दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अरे मेरे लाल, तू यहाँ? कुछ बताया भी नहीं। मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान ही बना देती। दादी वो सब बाद में, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। पार्वती उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन धीरे धीरे श्रवण घर की हालत देखकर सब समझ जाता है। अपनी दादी का ऐसा हाल उससे देखा नहीं जाता और वो दादी को सुपर दादी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। पार्वती बहुत अच्छा डांस करती थी और श्रवण इस बारे में एक डायरेक्टर से बात करता है, जो उसकी दादी के बारे में सुनकर उसे एक सीरियल में सास का ऑफर कर देता है, जिसमें वो लीड रोल प्ले करने वाली थी। ये बातें वो अपनी दादी को बताता है। क्या तू पागल हो गया है क्या श्रवण? मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती दादी? अरे आप तो मेरी सुपर दादी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे लोग क्या कहेंगे? मेरा पूरा परिवार
इसकी इजाजत नहीं देगा। उम्र देख मेरी। नहीं दादी नहीं, आपको अपने बारे में सोचना होगा, ना कि इनका और उनका। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद लड़ना होगा, वरना ये लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन बेटा कैसे होगा ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। अरे डोंट वरी दादी, आई ट्रेन यू। क्या मतलब? यानी आपको डायरेक्टर से बात करनी होगी इस फिल्म के बारे में। पर बेटा। पर वर कुछ नहीं दादी, चलो तैयारी शुरू करते हैं फटाफट से। श्रवण पार्वती की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उसे एक्टिंग, इंग्लिश में बोलना और रैंप वॉक सब सिखा देता है। दादी सुपर दादी बन चुकी थी और उनके सीरियल की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उनको एक डांसर का रोल प्ले करना था। पार्वती को घर से हर वक्त गायब देखकर उसके पति शिव को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसकी एक्टिंग बंद करवाने के लिए वो घर में तमाशा कर चिल्लाने लग जाता है। पार्वती, अगर आज के बाद तुम मुझे इस घर से बाहर जाती दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों दादू, क्यों नहीं जा सकती दादी बाहर? क्योंकि इस घर की औरतों का काम है हमारा ध्यान रखना, हमें खाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना। लेकिन दादू मम्मी भी तो इस घर की औरत ही है ना, वो भी तो जाती हैं बाहर। अरे क्योंकि तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी है, वो बाहर जाती है तो कुछ कमा कर लाती है, और ये तुम्हारी दादी, ये अनपढ़ जाहिल गवार, अरे आता ही क्या है इसको, सिर्फ खाना बनाना। इसके बाहर जाने से बेइज्जती होती है हमारी। शिव की इतनी क्रूरता वाली बातें पार्वती के दिल को बहुत ठेस पहुंचाती हैं और वो अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पति को जवाब देती है। अच्छा तो मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है ना? अरे आपने मुझे जाना ही कितना है कि मुझे क्या क्या आता है। I can dance, I can speak English, I can act, I can cook, I can take care of yourself and myself. I'm super Mr. Shiv, super दादी. Don't you dare to underestimate my power. पार्वती को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते देख शिव हक्का बक्का रह जाता है। बस अब मैं और आपकी नहीं सुनने वाली, बहुत काम है मुझे। लेट्स गो श्रवण बेटा, लेट्स गो। पार्वती श्रवण को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर के सभी मेंबर्स की आंखें फटी रह जाती हैं। वो पार्वती को डेली कुछ ना कुछ ताने मारकर उसे रोकने की कोशिश करने लग जाते, लेकिन सुपर दादी अब रुकने वाली थोड़ी थी, क्योंकि श्रवण ने उसे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखा दिया था। श्रवण बेटा, मुझे अपने बच्चों की और तेरे दादू की बहुत फिक्र हो रही है। अरे दादी रिलैक्स यार, कितना टेंशन लेती हो खामखा का। इतना सोचना उन लोगों का काम है, उन्होंने आपको बहुत जलील कर दिया, लेकिन अब और नहीं। देखना जैसे ही आपका शो सुपर हिट होगा ना, दौड़े दौड़े आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। हाँ हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे भविष्यवाणी करना जानता है, भगवान हो जैसे कोई। कुछ ऐसा ही समझ लो दादी। अब आप दोनों हंसने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद उसका शो सुपर डुपर हिट हो जाता है और पार्वती सभी लोगों के दिलों पर राज करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शिव के ऑफिस में इनॉग्रेशन करवाया जाता है, जिसमें पार्वती को एज अ वीआईपी गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। उसे ऐसा देख शिव और उसके बेटे बहू को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है और अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है। वो जब घर पहुंचते हैं तब पार्वती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो जो मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरी भी गलती है। मैंने हमेशा ही आपको ताने दिए। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें तो मैं कब का माफ कर चुकी हूँ। तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। मैं अपमान जो सहे जा रही थी। और जी सुनिए, मैंने आपको भी माफ कर दिया। तो मैं भी अभी अपना कैमरा लेकर आता हूँ, रुकिए अभी आया मैं। श्रवण कैमरा लेने चला जाता है, तभी वो हाथ में बैग लिए घर में घुसता है। ये देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और वो उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तू तो कैमरा लेने गया था ना, ये हाथों में बैग लिए कहाँ से आ रहा है? कैमरा?
ये कैसा मजाक कर रहे हो दादू आप? मैं तो अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मैंने तो आप लोगों को कॉल किया था, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं, तो मैं खुद ही चला आया। तू इतना मजाक क्यों करता है? चल जा, जाके कैमरा लेके आ। अब कौन सा मजाक कर दिया मैंने? अरे दादी दादू, मैं सच में एयरपोर्ट से आया हूँ अभी अभी। लेकिन चलो ठीक है, अब आप फोटो खिंचवा ही रहे हो तो कैमरा मेरे बैग में ही है, अभी निकालता हूँ। श्रवण की ऐसी बातें सुनकर पार्वती को बहुत हैरानी होती है और सभी लोग उसे मजाक समझकर भूल जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब पार्वती पूजा करने के लिए भगवान के घर जाती तो वहाँ श्रवण को भगवान के अवतार में देखती है, जिसे देख उसे पता लगता है कि इतने दिनों से जो उसके साथ श्रवण बनकर उसके दुख दूर कर रहा था, वो तो असल में भगवान श्री कृष्ण थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भगवान ने एक साधारण इंसान बनकर हमारी सुपर दादी का कल्याण किया। आशा सरल स्वभाव की एक घरेलू लड़की थी। उसका पति सुजीत एक मोटर मैकेनिक था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी राइट ट्रैक पर चल ही रही होती है। रोजाना की तरह आशा अपने पति को लंच देकर गैराज भेजती है और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती। वहीं सुजीत भी खुशी से लंच लेकर अपने गैराज की गाड़ियों को ठीक करने में लग जाता। ऐसे ही एक दिन दुर्घटनावश उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है। गैराज में मौजूद उसके साथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फोन करके ये खबर आशा को देते हैं। हेलो, अरे आशा जी बोल रही है क्या? हाँ जी बोलिए। अरे मैडम, जल्द से जल्द आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे सुजीत का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? अब संभालिए खुद को और फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचिए। भाई साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुन तुरंत ही आशा हॉस्पिटल निकल जाती है। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? जी देखिए, इस दुर्घटना के कारण हमें इनका एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैडम, आप संभालिए खुद को। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? आशा अपने पति सुजीत के पास जाती है, जहां वो बेहोश होता है। अपने पति को इस हाल में देख आशा उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंख के कुछ आंसू सुजीत के चेहरे पर गिर पड़ते हैं और अचानक ही वो होश में आने लगता है। अरे आशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? मैं यहाँ। आपको होश आ गया? जी आराम से, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर जैसे ही सुजीत आशा के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसका दायां हाथ है ही नहीं, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है। देखो ये क्या हो गया? अब क्या होगा हमारी गृहस्थी का? अरे कैसे चलेगा हमारा घर? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। देखो मेरा एक हाथ नहीं रहा। अरे कैसे खिलाऊंगा मैं तुम्हें? अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपका एक हाथ कट गया तो क्या हुआ? ये 2 हाथ तो है ना? अब से मैं आपकी ताकत बनूंगी। हे भगवान, अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आज तक आप ही तो कमा रहे थे, लेकिन अब अपने जीवन की गाड़ी मैं चलाऊंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और आशा को वार्ड से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। साथ ही उसे बताते हैं, देखिए मैडम, इस हादसे की वजह से इनके अंदर काफी वीकनेस आ गई है और ऐसे केसेस में पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो आपको इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुन आशा खुद को संभालती है और अपने पति का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। उसके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, जिसे देखते हुए
वो अपने घर की आर्थिक कमान अपने हाथों में ले निकल जाती है रोजगार की तलाश में। सुबह से शाम वो गली गली भटकती है, पर उसे कहीं रोजगार ही नहीं मिलता। थक हार कर उदास हो वो एक धोबन की छोटी सी दुकान पर बैठती है। उसे इस तरह हताश देख वो धोबन उससे बोलती है, अरे बहन जी, सुबह से देख रही हूँ आपको, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही हो, कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं बहन, कुछ खोया नहीं है, मगर कुछ ढूंढ जरूर रही हूँ। अरे वही तो, बताओ तो सही क्या खो गया है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे बहन क्या बताऊं, काम की तलाश में बस दर बदर भटक रही हूँ। 2 दिन से घर पर चूल्हा नहीं जला, ऊपर से पति की दवाइयाँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अरे बहन जी, परेशानियाँ तो सबकी जिंदगी में आती रहती हैं, तुम हिम्मत रखो, चिंता मत करो। पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे खाली हाथ अपने घर कैसे वापस जाऊँ। अरे बस बस, रुलाओगी क्या? ये लो, पानी पी लो और थोड़ा सत्तू खा लो, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन से भटक रही हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। तुम चिंता मत करो, वो बड़ी सी पीले रंग की कोठी देख रही हो, वो मेरी मालकिन का घर है, मैं अभी उनके घर कपड़े देने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। कुछ ही देर में धोबिन अपने कंधे कपड़ों की गठरी लिए आशा को अपनी मालकिन के घर ले जाती है। राम राम मालकिन। हाँ नमस्ते। अरे सुषमा, ये ले तेरे 1500 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। और ये मिठाई का डब्बा। और ये कौन है तेरे साथ? मालकिन, ये मेरी सहेली है, बड़ी ही दुखी है, कोई काम हो तो बता दीजिए, ये कर लेंगी। मालकिन, कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर दूंगी, बस काम दे दो। अच्छा, वैसे मुझे भी एक काम वाले की जरूरत थी, कल से घर पर आ जाना काम करने। और ये लो 2000 रुपए एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। इस तरह आशा को पीली कोठी वाली मालकिन के घर में काम मिल जाता है। इसके साथ साथ वो और भी 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लग जाती है, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक हालत सुधरने लगती है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम कर घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर में है ही नहीं। सुधीर, सुधीर, कहाँ है आप? अरे यही हूँ मैं। अरे आप क्यों खाना बना रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बना लेती खाना। अब घर में बैठे बैठे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, और फिर ये तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथ काम करके थक जाते होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लाइए मैं बनाती हूँ, हटिए आप। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकता? अरे बाबा, मैंने कब कहा? वैसे एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या, बताइए। ऐसे थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो अपनी। अच्छा, अब आंखें खोल लूं क्या? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, अब खोलो। वाओ, इट्स अमेजिंग, तुमने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। एक और तोहफा है मेरे पास तुम्हारे लिए कि मैं कल से गैराज जा रहा हूँ। अरे एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो अभी है ना। यानी कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागेगी। समय बीतता जाता है। सुधीर अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है। वहीं आशा की हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। वो अपने पति के पेंटिंग के हुनर को बढ़ावा देने के लिए अपनी मालकिन से बात करती है। उसके पेंटिंग को आर्ट गैलरी में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का दर्जा मिलता है, जिससे कि उन दोनों की किस्मत ही बदल जाती है। शोहरत और दौलत उनके कदम चूमने लगती है। तो देखा दोस्तों,
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर बर्तन मांज कर ही तो हमारी बहू आशा ने अपने पति का इस मुश्किल भरे दौर में साथ दिया और उसे सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी मेहनती जोड़ियां हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।